Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 20 सार लेखन. प्रिसाइज राइटिंग. बेटा, सार लेखन किसी भी गद्य या पद्य को कम से कम शब्दों में प्रभावी रूप से स्पष्ट करना सार लेखन कहलाता है. इससे विषय को भली भांति पढ़ने, समझने और अनावश्यक शब्दों को छोड़ने का अभ्यास भी हो जाता है. सार लेखन से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का ज्ञान मिलता है. सार लेखन का महत्व. हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटा निर्मूल और निराधार कुछ भी ना लिखा जाए और अवांछनीय और अनावश्यक कुछ भी ना कहा जाए. अतः हमारे साहित्य में भाषा में शब्द डंब के स्थान पर गागर में सागर भरने की कला को बहुत महत्व दिया है. सार लेखन का महत्व है व्यक्ति के व्यस्तता भरे परिवेश में से और भी अधिक बढ़ गया है. लिखने और पढ़ने वाले दोनों को जो है समय भी कम लगता है बेटा और श्रम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और छात्रों को जो है बड़े बड़े लेखों को संक्षिप्त करके याद करना ईजी रह जाता है. छात्रों की भाषिक प्रयोग संबंधी क्षमता भी बढ़ती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ी चीज़ को छोटे से छोटे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. और बड़े बड़े नेता और राष्ट्रनायक अन्य नेताओं के बड़े बड़े व्यक्तित्व को समायाभाव के कारण नहीं पढ़ सकते, अतः वह उन व्यक्तियों को संक्षेपी कृत रूप में पढ़कर काम चलाते हैं. सार लेखन के अभ्यास से छात्रों में व्यर्थ के व्यक्त प्रसंगों और शब्दों को छोड़ने और सार्थक और सारभूत शब्दों के चयन करने का अभ्यास बढ़ता है. अधिकारियों के समक्ष भी बड़े बड़े पत्रों का संक्षेपीकरण रूप ही रखा जाता है. इसलिए सार लेखन सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों की कार्य पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग बन गया है. तो सार लेखन करते समय बेटा हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें लेख को 2-3 बार पढ़कर और मूल भाव को समझकर उसका शब्द अपने जो सार है अपने शब्दों में लिखना चाहिए. उसकी क्रमबद्धता बिल्कुल जो क्रमबद्धता है वो बनी रहनी चाहिए. मूल भावों पर केंद्र होना चाहिए कि मूल भाव क्या है. अनुच्छेद व लेख में विद्यमान शब्द डंबरों को हटा देना चाहिए. ठीक है, शब्दाडंबरों मतलब जो ज्यादा वैसे शब्द हैं. लेख का शीर्षक 2 या 3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए. अधिकतर देखा जाता है कि छात्र कुछ वाक्यों को छोड़कर अनुच्छेद के कुछ वाक्यों को जो का तो उतारकर संक्षेप कर देते हैं. ऐसा करने से लेख के मूल भाव का रूपेण ज्ञात नहीं हो पाता. तो हमें जो का तो नहीं करना, हमें अनुच्छेद के मूल भावों को अपने शब्दों में लिखना है. ठीक है बेटा, सार लेखन ऐसा होना चाहिए कि उनको पढ़कर पूरे लेख के विचार ग्रहण हो जाएं. संपूर्ण अनुच्छेद की विचारधारा एक शीर्षक में सिमट कर आ जानी चाहिए. शीर्षक सरल, सुबोध व आकर्षक होना चाहिए. वह सार एक स्वतंत्र और संगठित लगना चाहिए. सार लेखन के कतिपय उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इससे बड़े ही ध्यान से पढ़िए और समझिए. काफी लंबे समय तक पराधीन रहने के कारण हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के विधायक तत्वों को विस्मृत कर दिया गया है. धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य व भाषा किसी देश की परंपरा को जीवित रखते हैं. इसके द्वारा किसी देश की समूची राष्ट्रीयता की पहचान होती है. खेद है कि गुलाम मनोवृत्ति के शिकार आधुनिक बनने के मोह में कुछ युगों की दृष्टि से पहचान ओझल हो गई है. आधुनिकता के मोह में कारण हमें स्वभाषा, संस्कृति, स्व साहित्य व स्व धर्म में कोई आकर्षण नहीं रहा गया. अंग्रेजी भाषा की वकालत करने वाले हमारे देश के कुछ नेता भी कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं जिससे नवयुवकों की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है. शीर्षक है बेटा आपका राष्ट्रीय अस्मिता. सारांश क्या है? पराधीनता के कारण हम अपने राष्ट्र की वास्तविक परंपराओं एवं संस्कृति को भूल चुके हैं. हमारे युवक आधुनिकता के मोह में राष्ट्रीयता की पहचान खो चुके हैं. उनमें अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य व धर्म के प्रति अब आकर्षण नहीं रह गया. अंग्रेजी भाषा के पक्षधर गुलाम मनोवृत्ति के कुछ राजनेता भी युवकों को गुमराह करते हैं. जीवन में चरित्र का अत्यंत महत्व है, अतः हमें चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. चरित्र निर्माण की बात हम जब करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो चरित्र के अंतर्गत आते हैं. जैसे कि उसमें है दया, विनय, उदारता, धैर्य, स्वावलंबन, सत्यवादिता, लोभहीनता व कर्तव्यपरायणता. ये सब मुख्य हैं. यही गुण मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं. अतः चरित्र का निर्माण करने वाले व्यक्ति को इन गुणों की विशेष ध्यान देना चाहिए. दूसरा शीर्षक है हमारा चरित्र की महत्ता. अपने जीवन में सदैव ऊपर उठते रहने के लिए मनुष्य को अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए. विनय, उदारता, सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण चरित्र के अंतर्गत आते हैं. इन्हीं गुणों से एक सुंदर चरित्रवान मनुष्य का निर्माण होता है. हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध जुड़ गए. पर्यटकों के साथ साथ राजनीतिज्ञों और साहित्यकारों को भी विदेश यात्रा के पर्याप्त अवसर मिले. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से बहुत से लोग विदेशों में पढ़ने आए. बहुत से लोगों ने विदेशों में उपलब्ध आजीविका के अवसरों का लाभ उठाया.
इन सब के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में यात्रा वृत्तांत लिखे गए। विदेश विषयक यात्रावतों में रूस व स्वदेश विषयक यात्रावतों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेखों की दृष्टि व्याप्त रही है। बेटा नेक्स्ट है हमारा शीर्षक क्या है इसका, स्वतंत्र भारत में पर्यटन। सारांश देखिए क्या है इसका। 1947 में हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमने सदैव आगे बढ़ते रहने के उद्देश्य से कदम उठाए। इससे विश्व में कई देशों के साथ मधुर संबंध हमारे भी बनाना एक वो था जरिया। पर्यटकों, राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों को विदेश यात्रा के अवसर मिले, जिसमें यात्राविदों को प्रोत्साहन मिला। यात्राविदों में संपूर्ण देश में लेखकों की दृष्टि व्याप्त रही। आज की दुनिया में सच्चा मित्र का मिलना काफी मुश्किल प्रतीत होता है। वे इस मामले में बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें एक आदर्श व विश्वसनीय दोस्त मिलता है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने शिष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप की गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन दुर्गति की पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र के उपदेश से जितना हृदय पे प्रभाव पड़ता है उतना और किसी का नहीं पड़ता। नेक्स्ट है बेटा हमारा सारांश। सच्चा मित्र है उसका शीर्षक देखिए पढ़ते हैं। सच्चा मित्र सन्मार्ग में लगाने वाला शिक्षक है जो सदैव अपने मित्र को बुरे कार्यों में बचाकर सुकुर्मों की ओर लगाता है। मित्र का उपदेश मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। बेटा हम मित्र की बात सबसे ज्यादा सुनते हैं, फ्रेंड की बात। आज के लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फंस रहे हैं। संप्रदाय बाह्य कृत्यों पर जोर देते हैं, वे चिन्हों को अपनाकर धर्म के तत्व को छोड़ देते हैं। धर्म मनुष्य को अंतर्मुखी बनाता है, उसके हृदय में किवाड़ों को खोलता है, उसकी आत्मा को विशाल, मन को उदार व चरित्र को उन्नत बनाता है। संप्रदाय संकीर्णता सिखाते हैं, जात पात, रंग रूप तथा ऊंच नीच के भेदभावों से ऊपर नहीं उठने देते। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसका नेक्स्ट है जिसका शीर्षक क्या है, धर्म व संप्रदाय। सारांश क्या है, लोगों को धर्म को सांप्रदायिक रूप दिया है। संप्रदायों के बाह्य चिन्हों के द्वारा धर्म की असली स्वरूप को ढक दिया है। धर्म मनुष्य को चरित्रवान बनाता है, लेकिन संप्रदाय मानव को भेदभाव सिखाता है। सांप्रदायिकता मानव व समस्त मानव समाज पर एक भयंकर एवं घृणित कलंक है। यह संसार परिश्रम का है। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम ही हमें आगे ले जाता है, सुस्ती पीछे ही ढकेलती जाएगी। हम लोग अपने काम से जल्दी थक जाते हैं, परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं। इस कारण हम उन्नति नहीं कर पाते। हमको धुन नहीं है, लगन नहीं है, हम थोड़े में बहुत चाहते हैं, ना मिलने पे रूठ जाते हैं और इस परिश्रम की कमी से हम अपना काम ठीक से नहीं करते। 24 घंटे कम नहीं है, इसमें से अधिक हम अपव्यय कर देते हैं। संसार के बड़े बड़े कार्यों करने वाले को 24 घंटे मिलते हैं, पर वह इतने में इतना कर लेते हैं जितना हम साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर सकते। सत्य परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट उठाएगा। हमारा कार्य कुशल नागरिक, अपने कार्य को जानने वाला, इस पर गर्व करने वाला और उसमें यथासंभव परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज के प्रत्येक अंग में कमी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा सार लेखन क्या है, श्रम का महत्व। बिना परिश्रम करे व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। जिन्हें काम करने की धुन नहीं है वे पीछे ही रह जाएंगे। लोग अपना मूल्यवान समय यूं ही गुजार देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक सर्वप्रथम गुण यही है उसका कि रात दिन वे अपने काम में व्यस्त रहे और अनेक व्यक्ति कठिन परिश्रम में थोड़े ही समय में महान बन जाते हैं। तो बेटा है हमने देखा कि सार लेखन कैसे कैसे होता है, कैसे हम अपनी बड़ी सी 2-4 पेज की बातों को एक पैराग्राफ में संजो कर प्रस्तुत करते हैं। यही कला है। तो आपको बेटा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। या आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आएगा। ठीक है, और ये आपके हमेशा एग्जाम्स में काम आएगा। ओके क्लास, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।